Jai Hind friends. So welcome to the channel and after a long time we are coming back with a very important lecture which is related to Iran and USA conflict which is going on in Middle East. So it is very important to understand the all scenarios, all aspects of this war and the implications and impact of this war on our nation, on India and on other regions as well. तो दोस्तों आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा इसमें हम लोग ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक मिडिल ईस्ट में चल रहा है हम देख रहे हैं बीते लगभग एक महीने से। तो उस पूरे वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिससे जियो पॉलिटिक्स की बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी वहाँ से क्लियर होंगी। तो जैसे ऑलरेडी मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं हमारे लिए है कि कोई एक ही इवेंट को हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारे लिए वही तैयार हो रहा है, बल्कि कोई एक इवेंट से जो पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं वो पॉइंट्स अदर इन फ्यूचर जो इवेंट्स होने वाले हैं उनमें हमारे हमारी जो है हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा। और आप सभी को जो वेनेजुएला में हुआ जनवरी 2026 में, अभी कुछ महीने पहले की बात है, वो सभी आपने अच्छे से कवर अप किया। आफ्टर दैट ग्रीनलैंड को लेके जो इशू हुआ, ट्रम्प ने जो कहा वो सब आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी वीडियोस में चर्चा की थी और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इस पे अवेलेबल हैं। तो ग्रीनलैंड और वेनेजुएला वो इशू से कहीं ना कहीं अब एक समझ में हमें आ रहा था कि इन फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला है। हमने ईरान में वो चीज़ें देखी और हम कंटिन्यू देख रहे हैं। तो ये हमेशा से मेरा मानना रहा है कि अगर जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल जियोग्राफी, स्ट्रेटेजी, इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझना है तो कोई भी जो एक इवेंट है, इस तरह का जो जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है, वो हमारे लिए आगे के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक भूमि तैयार करता है, एक वो बैकग्राउंड प्रिपेयर करता है। तो इसीलिए हर इवेंट को समझना हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और सभी को रिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन जियो पॉलिटिक्स को रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन को रिलेट द इंसिडेंट्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द होल जियो पॉलिटिक्स। अगर आप जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें अगर आप कोरिलेशन बना पा रहे हैं और चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इजिली समझ सकते हैं चीज़ों को। लाइक अगर आप वेनेजुएला वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे या ग्रीनलैंड वाले को समझे तो इससे आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, या यूक्रेन वाला जो मैटर हुआ उससे आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। सो एज आई ऑलवेज सेड दैट कोरिलेशन and to relate different incidents, different events, it is very very important in better understanding of geopolitics and international relations। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर का। सो यहाँ पे कुछ मैंने स्टार्टिंग में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन ही रखी हैं, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। कि ये आपके सामने मैप है ईरान का, और इसमें हम बहुत ज़्यादा उस ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर किसी भी प्रिपरेशंस में, तो वो बेसिक ज्योग्राफी तो जानते हैं। सो वी ऑल नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ ईरान। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि चूंकि हम ईरान की बात कर रहे हैं तो एक स्टार्टिंग में बेसिक्स समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ईरान की जो ज्योग्राफी है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जब भी आप किसी भी वॉर का एनालिसिस करते हैं, लाइक अफगानिस्तान में यूएसए कितने लंबे टाइम तक रहा, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। इसके बाद जो वियतनाम वॉर हुई, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने देखा कि यार इंडिया में भी जो नक्सलिज्म के अगेंस्ट में एक काउंटर ऑपरेशंस चलते रहते हैं और अब तो वो चीज़ काफ़ी हद तक इंडिया ने उस पर काबू पा लिया है। तो आप ये देखेंगे कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही मेजर रोल रहा है। या जिस तरीके से जो इंडिया का चंबल वाला एरिया है वहाँ पे एक टाइम पे बहुत पहले डाकुओं का एक प्रकोप हुआ करता था, एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे।
तो जियोग्राफिकल एडवांटेजेस होते हैं। और ईरान में क्यों बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला सिनेरियो यूएसए के लिए नहीं बन पा रहा है, उसके पीछे एक मेजर रोल है इस ज्योग्राफी का। आप देखेंगे कि ईरान का अगर आप ज्योग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, सो यू कैन फाइंड दैट ईरान इज़ वेरी यूनिक कंट्री। जैसे जब भी हम लोग इंडिया का एनालिसिस करते हैं, और मैंने तो एज अ रिसर्चर इंडिया में ऑलमोस्ट हर पार्ट में ट्रैवल किया है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी को लेके। लाइक हमारे यहाँ डिजर्ट एरियाज भी हैं, हिल्स भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, और बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले हिल्स भी हैं, नॉर्मल हिल्स भी हैं, प्लेन भी है, कोस्टल एरियाज भी हैं, और नॉर्मल प्लेन्स भी हैं, और कोस्टल प्लेन्स भी हैं, और प्लेचो एरियाज भी हैं। सो हर तरह का जो जियोग्राफिकल फीचर होता है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेम अगर हम ईरान का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि ईरान में भी आपको कोस्टल एरियाज भी मिलेंगे, यू कैन फाइंड प्लेन्स, यू कैन फाइंड डिजर्ट्स एंड हिल्स। तो हर तरह का जो डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर है, सो यू कैन फाइंड इन ईरान। तो बहुत ही जियोग्राफिकली काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, और काफ़ी हॉस्पिटैलिटी वाली कंट्री है। जब आप व्लॉग्स देखेंगे ईरान के, सो यू कैन फाइंड जो इसका एक पर्सपेक्टिव अभी आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूज़ में। और जब आप व्लॉग्स देखेंगे ईरान, मैं तो यूएई में भी कुछ दिन रहा हूँ और मैं ईरानी लोगों से भी मिला हूँ, तो दे आर सच वेरी नाइस पीपल। तो आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है, और बहुत अपनी कंट्री को लेके इनमें बहुत ज़्यादा एक प्राउड वाली फीलिंग हमेशा आपको नज़र आएगी जब भी आप इन लोगों से बातें करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, स्पेशली जियोग्राफी, कि आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि अगर ऐसा होता है किसी भी केस में कि अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पे उतरते हैं, तो वहाँ पे उस केस में अमेरिका को बहुत ज़्यादा एक हानि हो सकती है। और जैसा कि वियतनाम वॉर में हुआ, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ, कि ज्योग्राफी, कोई कितनी बड़ी से बड़ी फौज हो, बड़ी से बड़ी आर्मी हो, बट जहाँ पे ज्योग्राफी की बात होती है वहाँ पे जिसको एडवांटेज होता है वो ही आगे जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है युद्ध में। तो ईरान की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इसराइल को बूट्स ऑन द ग्राउंड करने के लिए कह सकते हैं उसमें रोक रही है, एक बाधा जो है वो बना रही है। और अगर हम यहाँ पे, चूंकि हम मैप देख ही रहे हैं ईरान का, तो हम देख ही लेते हैं। इस साइड में आप देख रहे होंगे पर्शियन गल्फ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। अभी हम लोग आगे हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गेटवे प्रदान करता है। अगर हम इधर देखेंगे तो आप इस साइड से इधर आप यूरोपियन कंट्रीज इधर हो जाएंगी, इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इधर आपका वेस्ट एशिया से साउथ एशियन कंट्रीज, और इधर तो आपका अफ्रीका है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो इतना ज़्यादा एडवांटेज है, जो इतना यूएसए उसको फेवर करता है, उसके पीछे एक मेजर रीज़न है द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे वो स्थित है, चाहे ईरान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान उसको यूज़ करे, या चाइना को काउंटर करने के लिए, सॉरी, यूएसए उसका यूज़ करे पाकिस्तान का, चाहे चाइना को काउंटर करने के लिए या ईरान को काउंटर करने के लिए, या उस पूरे रीजन में अपना एक कह सकते हैं कि एक अपना पिट्ठू एक वहां पे बैठाए रखने के लिए। तो उस लिहाज से आप देखेंगे, अगर आप उस चीज का एनालिसिस करेंगे, सो यू कैन फाइंड दैट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम केस विद अफगानिस्तान एज वेल। अफगानिस्तान के केस में भी यही चीज है कि अफगानिस्तान की भी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, या ईरान हुआ, अगर आप इन तीनों की लोकेशंस को समझेंगे तो ये गेटवे हैं सेंट्रल एशिया के। इधर से एक तरफ से ये आपका वेस्ट एशिया एंड फिर साउथ एशिया से कनेक्ट हो जा रहे हैं। वेस्ट एशिया का तो ये खैर पूरा रीजन ही है, और फिर एक साइड से टर्की से होते हुए फिर यूरोप में एंट्री होती है। तो इनकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया कि जब अभी हम आगे डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो एक हमारे अंडरस्टैंडिंग एक मैप के लेवल पे भी होनी चाहिए। ईरान की लोकेशन हम सभी जान रहे हैं, लेकिन ईरान ज्योग्राफिकली बहुत रिच है, ज्योग्राफिकली फीचर्स से बहुत रिच है,
और यूएसए कभी भी बूट्स ऑन द ग्राउंड यहाँ पे नहीं करेगा, ऐसा आप यहाँ पे ज़रूर आपको ये देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हम कुछ अदर बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने नोट की हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 8.5 टू 9 करोड़ की पॉपुलेशन, 16.48 लाख किलोमीटर स्क्वायर का पूरा इसका एरिया, 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज, और एक अलग ही तरह का ज्योग्राफिकल एक एडवांटेज है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ईरान के साथ। सो नेक्स्ट अब हम लोग अब डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी हम लोग लगभग ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन से ये पूरा जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, काफ़ी न्यूज़ में है। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जो चर्चा में वो दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ये जो पूरा ये गल्फ कंट्रीज का एरिया है। और जो गल्फ कंट्रीज हम लोग जानते हैं कि जानी जाती हैं अपने ऑयल के लिए और गैस के लिए। और इस पूरे ये जो ऑयल एंड गैस है इसका जो पूरा सप्लाई है वो आप देखेंगे, उसका सप्लाई का जो मेन रूट है वो ये है। और स्पेशली अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में तो ये रूट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से इस रूट को अगर कहीं इन फ्यूचर इस रूट का ब्लॉकेज होता है, ये ब्लॉक होता है, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इंडिया को ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा का जो ट्रेड है ऑयल से रिलेटेड, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, वो पूरा इस रीजन से हो रहा है। गैस का तो और भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गैस में क्या है ना, एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें गैस को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी ऑयल वाला मामला ऑलमोस्ट थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, या ऑयल प्राइसेस इंडिया में अभी नहीं बढ़े हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑयल में फिर भी हमारे पास एक डाइवर्सिफिकेशन है, बट गैस में हमारे पास कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हम सिर्फ इसी रीजन से लेते हैं, और जिसमें कि मैक्सिमम हम कतर एंड यूएई से ले रहे हैं। तो इस वजह से जब से यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तब से हम कह सकते हैं कि जो हमारी सप्लाई है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उस पे एक कह सकते हैं कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि ये जो रीजन है ये ऑलमोस्ट इंडिया का तो 50% से भी ज़्यादा का जो ट्रेड है, जो ऑयल एंड गैस, गैस का तो और भी ज़्यादा, या ऑयल का केवल हम बात करें तो वो भी 50% या उससे ज़्यादा वो ट्रेड यहाँ से हो रहा है। तो दैट्स वाई दिस लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ ट्रेड रूट। और इसके अगर मान लीजिए ये रूट नहीं यूज़ होता है, कोई अगर हम किसी और कंट्री से परचेज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर कोई और रूट अपनाते हैं, तो बाकी में फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। और पूरी की पूरी जो अगर हम इकोनॉमिक्स को समझें या किस तरीके से प्राइजेज में एक हमें राइज जब भी देखने को मिलेगा, तो जैसे ही यहाँ पे ब्लॉकेड होगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फिर एक हमें इम्पैक्ट हमें अपने घरों तक भी देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप इस युद्ध को समझेंगे तो कहीं ना कहीं वॉर अगर किसी ऐसे रीजन में लड़े जा रहे हैं जहाँ पे ये संभावना है कि ऐसे एरियाज को ब्लॉक किया जा सकता है जहाँ से वर्ल्ड का एनर्जी सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में जो वॉर है वो आपके व्हीकल तक, आपके किचन तक भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। या कहें डायरेक्टली किसी दूसरी जगह पे होने वाला वॉर, हजारों किलोमीटर दूर होने वाला वॉर, वो एक हजारों किलोमीटर दूर बैठे पर्सन को डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अभी आपने पाकिस्तान का न्यूज़ देखा ही होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया, और प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं ऑयल एंड गैस की। इंडिया में भी इन फ्यूचर हो सकता है अगर प्रॉब्लम्स ऐसी रहीं तो आने वाले 4 से 5 महीने में हमें प्रॉब्लम्स यहाँ भी फेस करनी पड़ सकती हैं। फिलहाल एक चीज़ अच्छी है कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि गैस में हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, ऑयल में है। तो ये एक इशू हो सकता है, बट फिलहाल इंडिया में कंडीशंस कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक और यहाँ पे मैप है। गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी,
पर्शियन गल्फ और इधर कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया। तो आप देख ही रहे होंगे कि इधर ईरान, ये पूरी की पूरी जो लोकेशन है, ये पूरा जो पूरा गल्फ कंट्रीज का जो पूरा एरिया है, जो खाड़ी देशों का ये पूरा क्षेत्र है, ये अगर यहाँ पे ब्लॉक हुआ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे ब्लॉक हुई, जो कि पर्शियन गल्फ ऑफ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रही है, तो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल जो एनर्जी सप्लाई है वो प्रभावित होगी। और चूंकि किसी भी देश में अगर ईंधन नहीं पहुंचेगा तो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, लोगों का जो पूरा आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा सिर्फ इस चीज़ से। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी भी वर्ल्ड में अगर हम पूरी व्यवस्था को देखें, आप अभी अपने आसपास देखें, बहुत सारे लोग ईवीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, या इन चीज़ों पे जो ऑयल एंड गैस से अब हटने की बात हो रही है, अदर जो हमारे साधन हैं ईंधन से संबंधित, उस पे स्विच होने की बात हो रही है, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा हम हाईली डिपेंडेंट हैं ऑयल एंड गैस और इन चीज़ों पे। तो इस वजह से अगर यहाँ पे कोई भी रुकावट होती है, ये रूट अगर प्रभावित होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हजारों किलोमीटर दूर कोई पर्सन के किचन तक, उसकी गाड़ी तक, यहाँ तक कि उसके नॉर्मल डेली लाइफ पर भी पड़ेगा। सो दैट्स वाई अभी के जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो वॉर्स हैं, वो कुछ इस तरीके का एक, कह सकते हैं कि आर्थिक आपदा के रूप में एक प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस बनाती हैं। अब एक और मेरे पास मैप है, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इधर है रेड सी, और ये है स्ट्रेट ऑफ बब एल मैंदेब। हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, बट जो बबल मंदेब स्ट्रेट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट सिर्फ 10 to 12% ही ऑयल ये सब पास होता है, लेकिन फिर भी वो परसेंटेज भी जब प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बनती हैं तो वो 10 से 12% भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी हालांकि ये एरिया ठीक है, अभी शांत है, लेकिन यहाँ पे यमन है, और यमन में है हुती विद्रोही, जो हुती रेबल्स हैं, जो मिलिशियाज हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो ईरान समर्थित हैं। और अगर यहाँ से, अक्सर यहाँ से ऐसा होता है, ये रीजन बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इस रीजन की अगर हम बात करें, यमन वाला, यहाँ सोमालिया, आपने जो भी जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं वो जरूर जानते होंगे कि सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, समुद्र के समुद्री लुटेरे जिनको कहते हैं, वो बहुत फेमस हैं। हालांकि अभी चाइना ने भी काफ़ी यहाँ पे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ऑपरेशन किए हैं। इंडियन नेवी ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं इधर बीच इस पूरे रीजन में सोमालियन पायरेट्स को काउंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है पायरेट्स की। साथ ही साथ ये जो आपका यमन है, यहाँ पे ये हुती विद्रोही हैं, जो कि जब यहाँ से अगर कुछ ऐसे कंडीशन है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस चल रही हैं, तो यहाँ से जब शिप्स पास होते हैं तो वहाँ पे वो उन पे अटैक करते हैं, और अभी भी कर सकते हैं। हालांकि अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी ये एरिया पीसफुल है। अभी हो सकता है कोई छोटे मोटे अटैक्स हुए हो, बट फिलहाल ये वाला एरिया ऐसा अभी न्यूज़ में नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैंने ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर दिया कि आप लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब? तो इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, भले ही उतना ज़्यादा नहीं, बट एक लिमिटेड इम्पोर्टेंस इसका भी है। और यहाँ पे बात हो रही थी यमन में होती की, तो जब भी दोस्तों ईरान की बात होती है, तो ईरान के पास एक डिसेंट आर्म फोर्स है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पावरफुल, बट एक डिसेंट आर्म फोर्स है। हाँ, लोगों में बहुत जज्बा है वहाँ के, और लोग बहुत अपने देश से लगाव करते हैं। ये तो मैंने देखा है ईरानियंस में, जो कि मैं उनके मिला हूँ, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है यूएई में, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ। और वो चीज़ हमें दिख भी रही है वॉर में, कि अभी भी वो लोग हार नहीं मान रहे हैं। और जो एक ट्रम्प का असेसमेंट था कि बहुत इजीली हम टैकल कर लेंगे ईरान को, वो हमें कहीं ना कहीं गलत साबित होता दिख रहा है। तो ये तो हो गया ईरान की अपने फोर्स, आईआरजीसी, वो सारी चीज़ें।
बट जब भी ईरान की बात होती है तो मैं हमेशा एक चर्चा करता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में मैंने पहले बताया भी है, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एच क्यूब। सो व्हाट इज एच क्यूब? एच मीन्स हूती, हमास एंड हिजबुल्ला। ये तीन बड़े रेबल्स ग्रुप हैं, मिलिशियाज हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो कि जगह जगह पे जो ईरान के विद्रोही हैं उनको काउंटर करने के लिए ईरान ने खड़े किए हैं। यमन में हो गए हूती, लेबनान में हो गए हिजबुल्ला, और पैलेस्टीन में हमास। ये तीनों हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, बट वो एक शिया मेजोरिटी वाली कंट्री है, शिया पॉपुलेशन वहाँ पे है। और बाकी अदर, और ओवरऑल हम सभी जानते हैं कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में शिया पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही ज़्यादा है, मैक्सिमम है। पूरा का पूरा देश ही शिया पॉपुलेशन वाला है। कुछ मात्रा में इंडिया में भी शिया मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, बट बहुत ही कम संख्या है। अगर हम मुस्लिम्स में भी मेजॉरिटी की बात करेंगे तो वो सुन्नी का ही है। तो सिया सुन्नी वाला भी एक हमें एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि ईरान अब अलग थलग पड़ गया है। कोई भी जो है, मुस्लिम कंट्रीज भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे ये सिया सुन्नी वाला भी एंगल है। और ये जो इस तरह के रेबल ग्रुप्स हैं, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो मिलिशियाज हैं, जो मैंने अभी आपको एच क्यूब की बात बताई, एच क्यूब जस्ट एक याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी। सो हमास, हूती और हिजबुल्ला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेबल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज हैं, जो कि ईरान ने खड़े किए हैं। ये तीन तो फेमस हैं, हमास, हूती और हिजबुल्ला। लेकिन इसके अलावा जो फेमस नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड्स। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिव हैं जगह जगह पे। तो और ये प्रॉक्सीज, ये जो, जब भी हम लोग, अक्सर आप न्यूज़ में ईरान के प्रॉक्सीज ऐसी शब्दावलियां हम सुनते हैं, तो इन शब्दावलियों का मीनिंग यही होता है कि ईरान के प्रॉक्सीज कौन है, जो उसके बिहाफ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। सो यही है हुती, हिजबुल्ला और हमास। और ऐसे बहुत सारे ढेरों प्रॉक्सीज हैं जो कि जिनका हम नाम भी नहीं जानते। जब हम डीप पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके नाम मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वो चर्चा में नहीं आते। तो ये चीज़ भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यमन की बात हो रही थी, और जब भी यमन की बात होगी तो हूती की बात ज़रूर होगी। तो इसी वजह से मैंने वो एस्पेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया, कि ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट ईरान एंड द कैपेबिलिटी ऑफ ईरान, so we always talk about the weaponry of Iran, the weapon capability of Iran, but we can never neglect the proxies of Iran, like Hezbollah, Houthi, and Hamas. They are very important, and they always play a crucial role for Iran. तो ये बहुत important है। अब नेक्स्ट हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड है, मैंने कुछ कंटेंट इसके लिए प्रिपेयर किया था। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वॉल्यूम ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्ट्रेट इन 2024, डेली एवरेज ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 20.3 मिलियन बैरल्स, और LNG 290 मिलियन क्यूबिक मीटर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टू एशिया, आप देख सकते हैं, टू एशिया एंड टू यूरोप। Saudi Arabia is the largest exporter of oil through the strait, while Qatar leads in LNG exports. Shipments through the Strait of Hormuz, 30% of global seaborne oil trade and 20% of global LNG trade. तो अभी हम लोग जो डेटा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो इंडिया का डेटा था, कि इंडिया मैक्सिमम अभी यहाँ से 50% या उससे ज़्यादा ले रहा है इस पूरे एरिया से। उसमें से जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड जो है वो यहाँ से हो रहा है, और 20% LNG का यहाँ से हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक होता है तो इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्राइजेस बढ़ेंगे, और इन फ्यूचर फिर वर्ल्ड में एक हमें मंदी वाली सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगे, वहाँ की कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी, लोगों की जो डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ है, उस पर एक निगेटिव इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, और हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब जो यहाँ पर है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में, इसका भी हम लोगों ने देखा था कि ये उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 12% का जो शेयर है वो इसका भी है ट्रेड में।
सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जो होती हैं वो भी एक्टिव हैं, तो वो भी जब यहाँ से पास होती हैं शिप्स या टैंकर्स, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इधर सोमालियन पायरेट्स हैं, तो ये रीजन भी ट्रेड के लिए थोड़ा सा कभी कभी समस्या वाला बन जाता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे मिले जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, इसको आप और डिटेल में भी पढ़िएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया जिससे आप इसको इजिली सर्च भी कर सकें। वाई एल पी जी नॉट पेट्रोल और डीजल टुक द हिट एमिड हॉर्मोज चोक। तो क्यों एलपीजी पे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे मैंने जब थोड़ा सा इस पे रिसर्च की कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है, तो एक तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि एलपीजी का हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। तो ऑयल के लिए तो हम लोग निश्चिंत हैं कि अगर थोड़ा सा हमारी सप्लाई बाधित भी होती है, सो वी कैन यूज़ आवर रिजर्व। सो रिजर्व हमारे पास है, वी कैन यूज़ इट। बट एलपीजी के पास, एलपीजी के लिए वी डोंट हैव एनी रिजर्व, we don't have any static reserve for LPG. So ये एक issue है। And second thing is that LPG के मामले में हमारे पास कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, मैक्सिमम हम यहीं से ले रहे हैं, कतर और यूएई से अपना सबसे ज़्यादा यहाँ से ले रहे हैं। ऑयल में हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है, अभी तो रशिया से भी लेने के लिए हमें जो है हम तैयार हैं। बीच में ट्रंप ने कुछ वहाँ पे, ट्रंप प्रशासन ने कुछ रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन जब से ये पूरा मामला हुआ है तो उन्होंने भी वहाँ से परमिशन दे दी है उस चीज़ की। अब परमिशन दे दी है कि क्या है वो तो हम लोग न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, उस चीज़ को लेके अलग ही डिबेट चल रही है कि किस कैसे उन्होंने परमिशन या इस तरह के टर्म्स का यूज़ कर दिया। बट यहाँ पे हम उन चीज़ों को डिटेल में नहीं जानेंगे, वो एक अलग मैटर है, उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट हाँ, वहाँ से अब हम ले सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन एलपीजी के मामले में वो डाइवर्सिफिकेशन वाला एस्पेक्ट हमारे पास नहीं है, हम कतर और यूएई से ही मैक्सिमम अपना लेते हैं, जो कि इसी रीजन में है। और प्लस हमारे पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक ऐसा रिजर्व भी नहीं है। तो इस वजह से आप ये देख रहे होंगे कि अभी के समय में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो गैस को लेके ही क्रिएट हो रही है। पेट्रोल को लेके ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, उसके प्राइस में भी एक स्टेबिलिटी है फिलहाल के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट हमेशा हमें रखना पड़ेगा कि एक तो गैस का हमारे पास जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो हमारे जो इंपोर्टर्स हैं उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी जगह से ले रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस और हों। सो वी डोंट हैव ऑप्शंस फॉर गैस, बट ऑयल में वी हैव ऑप्शंस। और ऑयल में अच्छी चीज़ ये है कि वी हैव रिजर्व। और गैस में नेगेटिव में यही जा रहा है कि वी डोंट हैव रिजर्व्स एंड वी डोंट हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर इम्पोर्ट। तो हमारे पास ये गैस में एक हमारा निगेटिव एस्पेक्ट हो जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, ईरान वॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस कुड चोक ग्लोबल ऑयल सप्लाई विद इन अ मंथ वंस पुतिन। What's happening in Strait of Hormuz? Is Iran laying mines to choke global oil supply? ये न्यूज़ जब आई थी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। इज ईरान लेइंग माइंस टू चोक ग्लोबल ऑयल सप्लाई। और हालांकि अभी तो ये मामला शांत है कि क्या ऐसा कुछ माइंस वाइंस भी वहाँ पे बिछाई जा रही हैं, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे वो पूरा रीजन, वहाँ की जो पूरी वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो इससे जो है वो प्रभावित हो सकता है। अगर वहाँ पे ब्लास्ट होगा, बॉम्बिंग होगी, तो जो शिप्स हैं वो तो प्रभावित होंगे ही, जो एक ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है वो तो बाधित होगी। प्लस वहाँ का जो पूरा कह सकते हैं कि जो मछलियाँ हैं या जो वो पूरी उस रीजन की जो वाटर बॉडी है उसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी बहुत जो है निगेटिव एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज व्हाट हैपेंस इफ ईरान शट्स ग्लोबल ऑयल कॉरिडोर। बीबीसी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी इसमें इस पूरे विषय को लेकर के। तो ऑलरेडी हम लोग अभी इसके पहले काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों पे बात की है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब बात आती है कि जब से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला
खमनेई की जब से डेथ हुई है और इनके जो सन है मुज्तबा खुमैनी, जब से ये कह सकते हैं कि चर्चा में, अभी तो बहुत सारे अलग लीडर्स का भी नाम आ रहा था कि उनको शायद सत्ता सौंपी जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के अगर हम न्यूज़ देखें, अभी हम लेटेस्ट अगर न्यूज़ को फॉलो करें, तो मेन नाम तो इन्हीं का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से एक ईरान में जो रिजीम चेंज, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिजीम चेंज एंड रिजीम डिग्रेडेशन। तो यूएस का जो प्लान था कि हम यहाँ पे रिजीम को चेंज कर देंगे बहुत इजीली, वो चीज़ वहाँ पे होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि इजीली वहाँ पे जो प्लान था वो वहाँ पे सक्सेसफुल हमें दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और अब यहाँ पे एक हमें दोस्तों रशिया और चाइना वाला एंगल भी समझना होगा, क्योंकि रशिया और चाइना के एंगल में इम्पोर्टेंट ये है कि क्या रशिया चाहेगा कि ये वॉर और लंबा चले, या क्या चीन चाहेगा कि ये वॉर और लंबी चले। निश्चित तौर पे चीन बिल्कुल चाहेगा, और रशिया, रशिया के केस में ये अच्छा है कि अगर यूएसए इधर उलझा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो जो यूक्रेन और रूस वाली वॉर हो रही है उसमें उतना वो इंटरेस्ट अब नहीं ले पाएगा। सेम केस चीन के साथ भी है। चीन के भी मामले में ये है कि अगर यूएसए यहाँ पे उलझा रहेगा तो चाइना अपना जो ताइवान में करना चाहता है, या चाइना के जो भी अपने काम है वो इजीली कर सकता है, अगर यहाँ पे पूरी तरीके से यूएसए उलझा रहेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही कंट्रीज बहुत शांत है, ये ज़्यादा कोई बयान नहीं दे रहे, ये ना तो किसी का बहुत अंदर अंदर भले ही सपोर्ट कर रहे हो ईरान को वेपनरी के साथ में या जैसे भी, बट आप देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट इनका नहीं आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इनके लिए ये अच्छा ही है कि यूएसए इस तरह की जो लड़ाई है, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनमें फंसा रहे। तो एक ये एंगल भी हमारे लिए समझना ज़रूरी था। एक इम्पॉर्टेंट एंगल आता है बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान। आपने ये भी न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, ज़रूर आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ को, कि एक अलग कुर्दिस्तान की मांग बहुत समय से ईरान में रही है, क्योंकि ईरान में जो लोग हैं, ईरान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पर्शियंस, अजरीज, यहाँ पे एक मुझे मैप मिला था तो वो चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप देख रहे होंगे पर्शियंस, अजरीज, कुर्द, लुर्स, बलोच, गिलक्स, मजंदरानीज, तलिश, अरब्स, तुर्कमेंस, क्वैस क्वैस, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कुर्द हैं, ये अपना अलग कह सकते हैं, अपनी अलग देश की इनकी मांग रही है। बलोच, बलूचिस्तान की मांग, जो पाकिस्तान वाला जो बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान असल में क्या है कि बलोच लोग उस पूरे रीजन में फैले हुए हैं। तो जब भी बलूचिस्तान की बात होती है तो सिर्फ पाकिस्तान वाले की बात नहीं होती, वो पूरे की मांग करते हैं। तो बलोच भी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने अलग कंट्री की मांग कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें एक बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान वाली जो कंडीशन है वो भी, वैसी सिचुएशन भी बनती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ कि ईरान इतने ढेर सारे नहीं लेकिन 4-5 टुकड़ों में अगर विभाजित हुआ, तो हो सकता है उनमें आपस में भी युद्ध हो, उनमें आपस में भी लड़ाई हो। और फिर ये जो ईरान है जो अभी एटलीस्ट एक कंट्री के रूप में है, लेकिन अगर वो 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और जो अलग अलग पार्ट्स की गवर्नमेंट बनी वो आपस में भी लड़ने लगी, तो ये एरिया और ज़्यादा समस्याग्रस्त हो जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम्स जो अभी हैं उससे कई गुना वो प्रॉब्लम्स और इंक्रीज हो जाएंगी। तो बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड किया कि ये भी इसका एक रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि ये कई कई जगह पे न्यूज़ में आ रहा था कि जो कुर्द लड़ाके हैं कहीं ना कहीं वो यूएस से उनको सपोर्ट कर रहा है विद आर्म्स, एमुनेशन, वेपन्स, इन सब चीज़ों के साथ में। तो अगर ऐसा होता है, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे भविष्य में अगर इस तरीके की ऑटोनॉमस रीजन्स ईरान में बनते हैं, अलग अलग सरकारें बनती हैं,
तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है इन फ्यूचर फॉर ईरान। और ये एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों सिंबल है, और इसको मैंने इसलिए लगाया है कि अगर आप फॉलो कर रहे होंगे करंट जो भी न्यूज़ चल रही है नेटो को लेकर के, तो आप ये उसमें देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नेटो में एक हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है। ब्रेक इन द सेंस कि नेटो के जो एलाइज हैं, यूएसए और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें एक हमें कह सकते हैं कि समायोजन का अभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि यूएसए अगर कोई बात अपनी रख रहा है तो बाकी कंट्रीज एक तरफ से उसकी बात को स्वीकार करें। क्योंकि जिस जिस पॉलिसी पे यूएसए चल रहा है, जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, जो वो कनाडा के साथ करना चाह रहे हैं, जो वो ग्रीनलैंड के साथ करना चाह रहे हैं, जिस तरीके का जो मैड मैन अप्रोच को लेके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें भी भय अब धीरे धीरे पनप रहा है। और इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि अगर यूरोपियन कंट्रीज हेल्प भी कर रही हैं तो लेट से कर रही हैं, और बीच बीच में उनके कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ जा रहे हैं, जैसे इमैनुअल मैक्रोन हो गए, या फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो गए, और ऐसे बहुत सारे जर्मनी के लीडर्स हो गए। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स, भले वो हेल्प कर रहे हो लेकिन वो उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट में हेल्प पहुंच रही है। और वो कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते, बट फिर भी उनके स्टेटमेंट से एक हमें ये नज़र आ रहा है लास्ट 4 to 5 मंथ से कि कहीं ना कहीं ब्रेक इन नेटो ये हमें होता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे ये हमें होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इन कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये इन कंट्रीज ने अपने डिफेंस पे कभी भी उतना खर्च किया ही नहीं, ये निर्भर रहे यूएसए पे। अब यूएसए इस तरीके से मैडमैन अप्रोच को फॉलो कर रहा है कि अब उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब इन कंट्रीज के लिए दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये अब खुद को एज अ डिफेंस के रूप में कैपेबल बनाएं, और खुद का ये जो जिस तरीके से पिट्ठू बने हुए थे यूएस का, उस वाले मोड से ये बाहर आए। तो इनको यहाँ पे ये दो बहुत ज़रूरी काम करने होंगे, तभी इनके लिए आगे कंडीशंस अच्छी हो पाएंगी। लेकिन ये तो तय है कि ब्रेक इन नेटो ये सिनेरियो तो इन फ्यूचर हमें बनता हुआ दिख रहा है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं और आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट है रॉयटर्स, उस पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, जब भी इस तरीके का कुछ इवेंट होता है, कुछ इस तरह का वॉर सिचुएशंस होती हैं, तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वो पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे आर्टिकल्स मिले थे, तो उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है। सो गल्फ ऑयल प्रोड्यूसर्स स्क्रैम्बल टू बाईपास हॉर्मुज एज ईरान लॉक्स डाउन द स्ट्रेट। तो ये यूएस इसराइल के अटैक्स और ईरान के अटैक्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, बहुत अच्छे से क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। और हम लोग जान ही रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने यूएई पे भी अटैक किया, और सऊदी अरेबिया में भी अटैक किया। और बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे बेसेस हैं, जहाँ जहाँ पे यूएसए के बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वो टारगेट पे हैं ईरान के। अभी जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी दिन कतर में एक गैस फील्ड पे अटैक किया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं जो इन कंट्रीज का एक, जैसे यूएई, यूएई को हमेशा बहुत ही सेफ माना गया है। मैं खुद यूएई गया हूँ, मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया है, मैं रहा हूँ वहाँ पे कुछ दिन। तो यूएई एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत शांत जगह है, और बहुत सेफ माना गया है हमेशा से। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस तरीके के अटैक्स होंगे तो एक इन कंट्रीज की जो छवि है उनको एक धक्का लगता है, कि अभी तक जो एक हम अपनी छवि बना के चल रहे थे सेफ होने का, कि हम सेफेस्ट हैं, उस पे एक वो छवि एक प्रॉब्लम में आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और फिर इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कि हो सकता है कोई प्लान कर रहा हो वहाँ जाने का, कोई कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश होने का प्लान कर रही हो, वो अपने प्लान्स को कैंसिल करेंगे। तो ये जो अभी एग्जाम्पल के लिए दुबई पे अटैक हुआ, अटैक शांत हो जाएगा, हो सकता है 2-3 साल में चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, युद्ध भी खत्म हो जाए।
लेकिन एक मेंटालिटी जो लोगों में चली गई कि यूएई इज नॉट टोटली सेफ, ये मेंटालिटी अब दूर नहीं हो पाएगी, जो कि काम यहाँ पे ईरान ने किया है। तो दुबई पे अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो जो एक टैग है सेफेस्ट होने का टैग, वो टैग हट गया अब हमेशा हमेशा के लिए। भले ही ये मामला शांत हो जाए, चीजें बेटर हो जाएं, यूएई जो अभी इतना आगे है वो और आगे चला जाए, बट ये जो टैग था वो टैग हट गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसी सेम आर्टिकल का एक दूसरा ये पार्ट था, ट्रैकिंग ईरानियन अटैक्स ऑन सिविलियन शिप्स इन द गल्फ। जो सिविलियन शिप्स हैं उस पे अटैक से संबंधित है ये। तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो लेते रहिएगा डिफरेंट साइट्स का, क्योंकि मैंने ये स्लाइड बहुत मेहनत से प्रिपेयर की है, जगह जगह से मैंने आर्टिकल्स इकट्ठा किए, उनको पढ़ा समझा, प्लस मेरी जो एनालिसिस थी, इसीलिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा, क्योंकि मैं कुछ अपने अदर वर्क्स में बिजी भी था, कुछ काम से मैं बाहर भी था, रिसर्च वर्क से। फिर जब मुझे टाइम मिला, मैं कई महीनों से इसको मैं फॉलो कर रहा था। जब से ये वॉर शुरू हुई है उसके पहले से ही मैं इससे संबंधित कंटेंट को पढ़ रहा था। और जब से ये वॉर हो रही है लगभग 20-25 दिन से, लास्ट वीक ऑफ फरवरी से काफ़ी ये न्यूज़ में है, तब से मैं इसको प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ। तो उन सभी चीज़ों का जो सारांश है वो यहाँ पे मैं आपके सामने रखा हूँ इस पूरे लेक्चर में। सो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो जो ग्लोबल मार्केट है वो निश्चित तौर पे एक हमें उसमें क्रैश देखने को मिलेगा। और ये पिक्चर्स भी हैं, ग्राफ्स के माध्यम से भी, एशियन मार्केट्स डिक्लाइन आफ्टर ईरान वॉर। तो ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और इस तरीके की जो वॉर की सिचुएशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही निगेटिव क्रिएट करती हैं, बहुत ही निगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालती हैं। और जो ट्रेड है वो प्रभावित होता है, और इससे इकॉनमी तो सफ़र करती ही है, जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश होता है, और उसका फिर इम्पैक्ट हमें जो डेली लाइफ है लोगों की उस पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ तो हम लोग जान ही रहे हैं इसके बारे में। मैप्स एंड चार्ट्स ऑफ द ईरान वॉर, ये उस आर्टिकल का फ्रंट पेज है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जिससे आप लोग जब सर्च करें तो इजीली आप लोग इसको एक्सेस करिए और इसको डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल था। द ग्लोबल चोक पॉइंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसे दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना जो ट्रेड के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट हो गया, साउथ चाइना सी वाला एरिया हो गया, ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार की दृष्टि से। वैसे ये भी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्मुज वाला भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ईरान, ओवरलैपिंग क्लेम, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 58 किलोमीटर। सबसे इसका जो सकरा वाला, जगह जगह पे आपको किलोमीटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन जो इसका सबसे सकरा वाला एरिया है वो भी 30 किलोमीटर के आसपास का चौड़ा है। और ये तो एक औसत इसकी विड्थ यहाँ पे है 58 किलोमीटर्स की, जो कि ईजिली इसको चुक ईरान कर सकता है, क्योंकि भले ही ये एरिया जो कि व्यापार के लिए है, इसलिए जब डिटेल में आप रूल्स पढ़ेंगे तो रूल तो ये नहीं कहता है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं, वॉर सिचुएशन है, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे जो कंट्री उसके जिस जिस कंट्री के अधिकार क्षेत्र में यहाँ का एरिया आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इंटरनेशनल है, वो रूट इंटरनेशनल है, लेकिन उसके नियर बाई एरिया जिस भी कंट्री के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, निश्चित तौर पे वो कंट्री उस पे अपना डोमिनेशन दिखाएगी, उसको अपने कह सकते हैं कि कब्जे में करने का प्रयास करेगी। अब ये वही आर्टिकल है जिसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये खार्ग आइलैंड, अभी हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, लगभग 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है। ये आइलैंड बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख रहे हैं, ईरान के ये पास में ही थोड़ा सा नीचे यहाँ पे खार्ग आइलैंड है। और ईरान का जो मैक्सिमम
60-70% से भी ज़्यादा जो ऑयल जो होता है वो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, खारग आइलैंड का। और इस पे अटैक किया है यूएसए ने, खारग आइलैंड पे। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो पूरा का पूरा एनर्जी का जो हब है उसको काउंटर करने का प्रयास किया यूएसए ने। और अगर उसको काउंटर करने का प्रयास किया यूएसए ने, साथ ही साथ इसके बदले में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का काम किया है। तो दोनों ही जो एंटिटीज हैं, दोनों ही जो कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं, ईरान में तो कोई ग्रुप नहीं है, ईरान तो अकेले ही है, बट उस साइड इसराइल और यूएसए हैं, वो एक तरीके से ईरान को अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके शहरों पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। लेकिन ईरान को चूंकि पता है कि हम डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर सकते यूएस पे, तो वो क्या कर रहा है, उसने अलग रणनीति अपनाई है, वो इकोनॉमिक गेम खेल रहा है। वो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसको ब्लॉक करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ वो अलग अलग जगह पे जो यूएस के बेसेस हैं या यूएस के जो एलाइज हैं जिन्होंने उन बेसेस को वहाँ पे अलाउ किया हुआ है, उन पे अटैक कर रहा है, जिसके तहत उन्होंने यूएई पे, कतर पे, सऊदी अरेबिया में, इन सब जगहों पे अटैक किया। और मैंने अभी आपको चर्चा में बताया कि किस तरीके से जो एक टैग था सेफ होने का, वो टैग को उन्होंने वहाँ पे ख़त्म किया। सो दैट्स वाई द अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। अगर हम ईरान की जो रणनीति देखें, क्योंकि उनको पता है कि हम डायरेक्ट अगर वॉर करेंगे तो उसमें हम शायद उतने कैपेबल नहीं है कि हम जीत पाए, ठीक है। तो वो अलग तरीके से गेम खेल रहे हैं, वो उनके बेसिस पे वॉर कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली वो यूएस तक पहुंच नहीं सकते। साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम में डालने के लिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट और ऐसी जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं उस पे अपना जो है एक ब्लॉकेड वो बना रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब अभी तक हम लोग इतना जो लंबा डिस्कशन किए, उस पे अगर हम एक शॉर्ट में उसका एक समरी समझें तो यही है कि मैंने सभी पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना होगा कि वन बाय वन हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे सारे एस्पेक्ट्स जो है वन बाय वन क्लियर होते चले जाएंगे, और लास्ट में हमारा ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से हम कवर कर लेंगे। सो बेसिक्स ऑफ वॉर हमने देख लिया, किस चीज़ को लेके वॉर हो रही है। वॉर के होने के पीछे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, साथ ही साथ ईरान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक टाइम पे हम जानते हैं कि यहाँ पे जब शाह ऑफ ईरान का शासन था, एक समय में ईरान और यूएसए के इरानियन रिवॉल्यूशन से पहले 1970 के दशक से पहले के समय में ईरान और यूएसए के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद चीज़ें एकदम से अपोजिट हो जाती हैं। तो अगर फिर से वो पुराना वाला दौर आता है तो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए अच्छा होगा। इस रीजन में यूएसए की फिर से एंट्री होगी ऑफिशियली, और ईरान की जो लोकेशन वाली एडवांटेज है वो तो है ही, प्लस ऑयल से रिलेटेड बहुत अच्छा है, मिनरल्स के मामले में भी रिच है, और इन फ्यूचर यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं। तो मिनरल हुआ, ऑयल हुआ, लोकेशन हुआ, इस तरह की चीज़ों के रूप में ईरान बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में है। तो जब हम बात करते हैं ना कि यूएसए को ये जगह चाहिए क्यों, तो हम हमारा ध्यान सिर्फ ऑयल पे जाता है। तो ऑयल इज़ नॉट ओनली वन थिंग, ऑयल के साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी एसोसिएटेड हैं, लाइक लोकेशनल एडवांटेज, मिनरल्स एंड ज्योग्राफी ऑफ ईरान। आप सोचिए कि अगर ईरान वाली अपॉर्चुनिटी, दुबई वाली अपॉर्चुनिटी ईरान को मिलेगी तो ईरान, मेरा जो अनुमान है, क्योंकि मैं दुबई, अबू धाबी, शारजाह सब जगह पे ट्रैवल किया हूँ, दुबई की ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। दुबई में जो भी है वो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ईरान के पास एक ब्यूटीफुल ज्योग्राफी भी है, हॉस्पिटैलिटी वाली कम्युनिटी भी है। तो अगर उसको उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यूएसए अगर देता है, अगर यहाँ पे यूएसए जैसी सत्ता चाहता है वैसी सत्ता आ जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में ईरान दुबई को भी सरपास कर सकता है, क्योंकि उसके पास जियोग्राफिकली एडवांटेज है, उसके पास हर तरह का टेरेन है, टूरिज्म की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ईरान के पास, जो कि दुबई के पास भी नहीं है, ठीक है। लेकिन दुबई में चूँकि बिल्डिंग्स हैं और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, तो विपरीत ज्योग्राफी होते हुए भी वो अपने आप को अलग लेवल पे ले गए हैं।
अब यहाँ पे आप सोचिए कि इनके पास ज्योग्राफी भी उसके अनुसार है टूरिज्म वाली, तो ये बहुत बेटर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने इसीलिए ऐड किया कि जब भी हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो हमेशा हमारा ध्यान जाता है कि ऑयल। So it is not only about oil, it is about the locational advantage of Iran, it is about the tourism opportunity of Iran, it is about the mineral and other opportunities of Iran। तो ये चीज़ important है। बाकी बेसिक्स ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट एंड बाब एल मंदेब ये हम लोग देख ही लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ऑलमोस्ट 10 से 12% ट्रेड यहाँ से हो रहा है, वर्ल्ड का 30% यहाँ से हो रहा है, इंडिया का तो 50% या उससे ज़्यादा यहाँ से हो रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंस है ये हमें पता ही चल रहा है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस। इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे है मिडिल ईस्ट में, बहुत ज़्यादा इंडिया के लोग वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं और रेमिटेंसेस इंडिया में भेजते हैं। तो इंडिया की प्राथमिकता हमेशा से ईरान कभी भी नहीं होगा, इंडिया की प्राथमिकता होगी वो लोग जो गल्फ कंट्रीज़ में ईरान को छोड़ के जो अदर जो वहाँ पे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रह रहे हैं। ईरान में अगर हम इन जगहों पे ऑलमोस्ट 80-90 लाख लोग रहते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम यूएई और सऊदी अरब में रहते हैं। ईरान में केवल 9 to 10,000 रहते हैं। अब आप डिफरेंस देखिए कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। ईरान में जो लोग 10,000 रहते हैं वो कुछ खास रेमिटेंसेस नहीं भेजते हैं, काफ़ी लोग तो वहाँ पे पढ़ने ही गए हैं, जो उनकी धार्मिक पढ़ाई होती है वो करने गए हैं। लेकिन जो लोग इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ में, यूएई में, कतर में और सऊदी अरेबिया में, इन जगहों पे, बहरीन में, वो रेमिटेंसेस भी भेजते हैं और बड़ी संख्या में है, 80 से 90 लाख लोग रह रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इंडिया का टिल्ट, जो मैंने इस वाले पॉइंट में लिखा है कि इंडिया का टिल्ट किधर होगा, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बड़ा है और जहाँ पे इंडिया को रेमिटेंसेस जहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं, नेचुरली इंडिया का टिल्ट उसी ओर होगा। ये चीज़ हमें समझनी होगी। जब भी हम लोग माइग्रेशन की बात करते हैं, तो ये जो इंडिया से माइग्रेशन होता है मिडिल ईस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जैसे मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो माइग्रेशन लोकल लेवल पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो इंटरनेशनल लेवल के माइग्रेशन की बात हो रही है। तो जब भी माइग्रेशन की बात होती है, रेमिटेंसेस वाला जो एस्पेक्ट है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेमिटेंसेस एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये जो रेमिटेंसेस हैं वो यहाँ पे क्लियरली अंतर जो है वो बना दे रहे हैं। ईरान और अदर कंट्रीज़ को लेके इंडिया का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि एक जगह 10,000 लोग रह रहे हैं, एक जगह 90 लाख लोग रह रहे हैं। रेमिटेंसेस में ह्यूज डिफरेंस आ जा रहा है, डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, नंबर्स में ह्यूज डिफरेंस है। तो वो हमें साफ जो आपका स्टैंड है उसमें भी वो चीज़ देखने को मिल रही है। प्राइस में राइज और नेगेटिव वॉरफेयर बहुत हमें देखने को इन फ्यूचर मिलेगा और मिल भी रहा है। प्राइस में तो धीरे धीरे गैस में हमें राइस देखने को मिल रहा है। इंडिया में हालांकि ऑयल के प्राइस ऑलमोस्ट ठीक हैं, लेकिन अभी के समय में दोस्तों चूँकि एआई का ज़माना है और साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, ऐसे ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जगह जगह से नैरेटिव्स लोग अपना चलाना चाहेंगे। एआई वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं। अभी तो मैंने देखा था कि खमनई के डेथ के बाद से ही उनका एक एआई जनरेटेड वीडियो आ गया था। तो बहुत सारे लोग उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सही वीडियो है कौन फेक वीडियो है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी के समय में जो वॉर्स हैं वो वॉर्स ऐसे तो लड़ी ही जाएंगी वेपन्स के माध्यम से, लेकिन जो नैरेटिव वॉरफेयर है, जो साइबर वॉरफेयर है, ये भी एक अपना बड़ा रोल निश्चित तौर पे प्ले करेगा। यूएसए का रॉन्ग असेसमेंट, ये तो काफ़ी समय से हम लोग जान रहे हैं कि यूएसए ने अफगानिस्तान में रॉन्ग असेसमेंट किया, यूएसए ने जो है वियतनाम में रॉन्ग असेसमेंट किया, यूएसए ने बहुत जगह पे रॉन्ग असेसमेंट किया। इवन यूएसए ने इंडिया पाकिस्तान का जो 1971 वाला वॉर हुआ था, वहाँ पे भी यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया था और रॉन्ग असेसमेंट किया था। आप देखेंगे कि यूएसए बहुत सारी जगहों पे यूएसए ने वॉर को क्रिएट तो किया है, लेकिन उस तरीके से वॉर का एंड नहीं कर पाए हैं। प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बना के वो चले आते हैं हार करके।
वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, देखिए इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन मेरा अनुमान यही है कि यही हो सकता है कि वॉर तो अभी चलेगी, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि इस साल तो ये चलेगी। अभी मार्च महीना चल रहा है 2026 का, ये साल पूरा ये वॉर चलने वाली है। हो सकता है थोड़ा सा एक पॉज आ जाए, लेकिन बिल्कुल वाला शांति वाला स्थिति मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इन फ्यूचर बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान के होने के चांसेस लग रहे हैं। और यूएसए अगर अपने मन की रिजीम यहाँ पे ला पाता है, अगर ऐसा होता है आने वाले 1 साल 1.5 साल में, तो फिर वहाँ पे कुछ ग्रुप्स होंगे जो उसको अपोज करेंगे, तो हमें एक सिविल वॉर वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। कुल मिला के आने वाले 1 1.5 साल तक ये ईरान शांत नहीं रहने वाला है, ईरान में समस्याएं रहेंगी। पॉज एक आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। अगर यूएसए बैक्ड रेजिम आती है तो सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग उसको अपोज जरूर करेंगे, ईरानियंस उसको अपोज जरूर करेंगे। और अगर यही रिजीम रहती है तो ये तो यूएसए से लड़ाई कर ही रही है लगातार। तो ये चीज है। तो ये मतलब ये माई दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है कि ऐसा हो सकता है। हिपोक्रेसी ऑफ यूएसए एंड वेस्ट, ये तो हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि ये लोग पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएंगे और किस तरीके की स्पीच देंगे। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की एनालिसिस करें, अभी जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या पास्ट में जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, उनमें यूएस का, वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा रोल रहा है। लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की डेथ्स में इन कंट्रीज का सबसे मेजर रोल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये बात भी सभी को समझना चाहिए एज अ रिसर्चर, या जो लोग इन टॉपिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, कि इनडायरेक्टली यूएसए और वेस्ट की जो हिपोक्रेसी है वो अब सबके सामने पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का लगातार नोबेल प्राइज़ की मांग करना हो, चाहे बराक ओबामा को नोबेल प्राइज़ मिलना हो इतने लोगों की डेथ करवाने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो डायरेक्टली इस ओर इशारा कर रही हैं। चाहे अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, ईरान इराक वॉर, अफगानिस्तान की सिचुएशन, इसके बाद सीरिया की जो सिचुएशन होती है, या पाकिस्तान के जो हालात हैं अभी के समय में, या वियतनाम वॉर हुआ, बहुत सारा कोरियन वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक इतनी ज़्यादा लोगों की डेथ्स जो हुई हैं, उसमें अगर हम काउंटिंग करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यूएसए टॉप पे होगा लोगों को मरवाने में, डेथ्स के लिए। तो ये तो हिपोक्रेसी है ही, हम सब जानते हैं। लेकिन कोई उस चीज़ को बोल्डली बोल नहीं पाता है, ये एक कमी है। ब्रेक इन नाटो की बात हम लोग कर ही लिए। आइसोलेशन फॉर बोथ द साइड्स, ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो भी डायरेक्टली बहुत अच्छे से यूएसए के हमें फेवर में नहीं दिख रही हैं। हालांकि वो थोड़ा लेट हेल्प तो पहुंचा रही हैं, लेकिन उस तरीके से वो हमें यूएसए की हेल्प या यूएसए के सपोर्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ईरान के साथ तो कोई भी नहीं है, हमें पता ही है कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया ने भी दूरी बना ली है। भले ही वो पीछे से हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन सामने से तो कुछ भी उनका ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो कि सिया सुन्नी वाला मामला है, तो वो भी ईरान के सपोर्ट में नहीं है। तो ये चीज़ भी है। बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी हम लोग बात कर रहे थे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ईरान की ज्योग्राफी इस तरीके की है, जो एडवांटेज है ईरान को वहाँ पे, उस वजह से बूट्स ऑन द ग्राउंड तो इसराइल की चाहे आर्मी हो चाहे यूएस आर्मी हो, वो वहाँ पे नहीं करने वाली। अब इन फ्यूचर हमें ये चीज़ ये देखने को मिलेगी कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या जो न्यूक्लियर वेपन है, इनको पाने की एक होड़ हमें देखने को मिलेगी। जो अभी विश्व हमारा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है, चाहे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन अब इन फ्यूचर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने की होड़ एक हमें देखने को मिलेगी। आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्राप्त करने की एक होड़ मचेगी। और
जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने डिफेंस बजट में इजाफा करेंगी। अब आप सोचिए कि अगर कंट्रीज अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करेंगी तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो किसी और वेलफेयर के काम में लग सकता था वो पैसा अब डिफेंस में लगेगा। तो कहीं ना कहीं से एक रिक्त स्थान होगा, मतलब कि वो पैसा डिफेंस में ना लग करके किसी वेलफेयर स्कीम में लगता, ह्यूमैनिटीज के काम में लगता, ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में लगता, किसी बेटर स्कीम में लगता, लेकिन वो हथियारों को खरीदने में लगेगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो कंट्रीज को फोर्स करेंगी कि आप अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करिए, यू शुड इंक्रीज योर डिफेंस बजट एंड you should try to work on ICBM technology and to be a nuclear power nation। ये वो कंट्रीज चाहेंगे कि हम भी हों, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हों, आईसीबीएम हो, और इस तरीके की एडवांस जो वेपनरी है वो हमारे पास हो। एक वाटर क्राइसिस वाली सिचुएशन भी मिडिल ईस्ट में बन रही है क्योंकि वहाँ पे जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं उन पे भी अटैक्स हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में जो पीने का पानी है उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो डीसैलिनेशन प्लांट्स ही है। तो वो भी प्रॉब्लम में है, और अगर उन पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, अगर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए तो पानी की एक बड़ी प्रॉब्लम हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी। तो लड़ाई तो इधर चली रही है, उससे तो लोग प्रॉब्लम में हैं ही, अब अगर पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एआई एक बड़ी प्रॉब्लम है अभी के समय में वॉरफेयर में, फेक वीडियोस, नैरेटिव वॉरफेयर और जीपीएस स्पूफिंग। आप देख रहे होंगे कि अभी न्यूज़ में था कि किस तरीके से जो शिप्स हैं, शिप्स का जो नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लिया गया, या जो फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं उनका जो नेविगेशन है वो हैक हो गया और वो क्रैश हो गए। या जो शिप है जो चल रही है समुद्र में उसका जो सिस्टम है वो हैक हो गया, क्योंकि ये लोग तो जीपीएस पे ही चलते हैं, लोकेशंस पे ही चलते हैं। अगर वो हैक हो जाता है तो फिर उनकी लोकेशन प्रभावित होती है और उससे क्रैश होने का खतरा रहता है। तो इन फ्यूचर ऐसी घटनाएं बहुत होंगी जहाँ पे जो जीपीएस लोकेशंस हैं, जो उनका जो पूरा सिस्टम है जीपीएस का वो ही हैक होगा। तो साइबर वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी सीन्स हमें अब इन फ्यूचर जो वॉर्स हैं वो हमें और देखने को मिलेंगे। और इससे एक ये सबक भी है कि इन फ्यूचर कंट्रीज अब इस एरिया में भी काम करेंगी, वो अपनी वेपनरी को तो स्ट्रॉन्ग करेंगी ही करेंगी, लेकिन जो ये एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी काम करेंगे कि हम एआई, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन चीज़ों पे भी हम काम करें। हम अगर वेपन में हम अच्छी कंडीशन में हैं, हमारे पास जेट्स अच्छे हैं, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये भी हमेरा अच्छा रहे, इसमें भी हम पीछे ना रहे, ये चीज़ भी है। बोर्ड ऑफ पीस एंड गेम ऑफ वॉर, आप अभी हिपोक्रेसी की हम लोग बात कर ही रहे थे, यहाँ पे भी एग्जांपल मिल गया। एक तरफ तो गाजा में बोर्ड ऑफ पीस की ट्रम्प बात कर रहे हैं, बगल में गेम ऑफ वॉर चल रहा है, तो ये भी एक अलग ही लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि अगर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लमेटिक रीजन्स हैं अगर हम उसको देखें तो अभी के टाइम में आप देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान वाला पूरा रीजन, और रशिया, यूक्रेन और उसके आसपास के थोड़े बहुत सराउंडेड रीजन्स, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, ये पूरा जो रीजन है, इंडिया को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इंडिया अभी भी पाकिस्तान से पूरी तरीके से मामला शांत नहीं हुआ है, समय समय पे कुछ ना कुछ छोटी बड़ी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उसको भी मैं एक प्रॉब्लमेटिक रीजन ही मान रहा हूँ। तो ये पूरा रीजन, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप का वो रशिया यूक्रेन वाला एरिया और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, ये पूरा रीजन अभी के समय में प्रॉब्लम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक रीजन है और जियो पॉलिटिक्स का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन की जो प्रॉब्लम्स है अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो उसके पीछे एक, अगर हम कोई एक पावर देखेंगे तो यूएसए की एक हमें वहाँ पे कह सकते हैं कि स्थिति नज़र आती है, एक रीज़न उसके पीछे यूएसए का वहाँ पे हमें मिलता है। और सेफ्टी ऑफ गल्फ कंट्रीज़, ये पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जिस तरीके से ईरान ने दुबई पर अटैक किया,
कतर पे अटैक किया, सऊदी अरेबिया में अटैक किया, तो कहीं ना कहीं जो एक सेफ्टी का टैग था इन कंट्रीज़ का, वो प्रभावित हुआ है, उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कि इन फ्यूचर लोग आने से डरेंगे यहाँ पे, और कंपनीज यहाँ पे आने से उनको भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। एक मेंटली इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है लोगों पे। चाइना एंड रशिया एंगल मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी कि किस तरीके से चाइना और रशिया के लिए ये बेटर है कि यूएसए इस तरह की वॉर्स में उलझा हुआ रहे और वो अपना ध्यान चाइना और रशिया पे उतना ना लगा पाए। और बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान, इसकी हम लोग ऑलरेडी एक मैप के माध्यम से बात कर चुके हैं कि किस तरीके से इन फ्यूचर अगर ये कंडीशंस और बढ़ती हैं प्रॉब्लम्स की, तो कहीं ना कहीं एक हमें ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा कि ईरान में अलग अलग जो रीजन्स हैं, जो अपनी ऑटोनॉमी की हमेशा से डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड हो सकता है फुलफिल हो, और ईरान कुछ पार्ट्स में हमें डिवाइड होता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान में एक सिविल वॉर, और वो जो अलग अलग ऑटोनॉमी वाले रीजन्स होंगे, जो ऑटोनोमस रीजन्स होंगे, उनमें भी एक लड़ाई या युद्ध की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट एरिया ईरान का किसी दूसरे के कब्जे में चला गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट ऐसी श्राइन है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा उनका टेम्पल है या कुछ ऐसा प्लेस है जो किसी दूसरे के रीजन में चला गया, तो फिर उसको लेके लड़ाई हो जाएगी। तो बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ईरान, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अगर बाल्कनाइजेशन होता है तो प्रॉब्लम घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। बेटर यही है कि अगर रिजीम चेंज होती है तो जो रिजीम आए वो चीज़ों को शांत करे और कंडीशंस को वहाँ पे बेटर बनाए, और जो रिजीम अभी है अगर यही सत्ता चलाती है तो ये किसी तरीके से नेगोशिएशंस करके और कंडीशंस को स्टेबल करने का प्रयास करे। लेकिन अगर बाल्कनाइजेशन की स्थिति होती है तो बाल्कनाइजेशन कहीं भी कहीं से भी इसका एक उपाय नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा ये पूरा इस पे डिटेल्स, जो इशू हम लोग को लगातार हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ईरान और इसराइल को लेके जो पूरी एक वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। और इसका एक अगर हम और एनालिसिस करें तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए हैं कि क्या लेसन्स है एज अ रिसर्चर। मुझे जो चीज़ें समझ में आई कि एक तो इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि ट्रेड डाइवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। ट्रेड डाइवर्सिटी अगर आपके पास होगी तो आप कहीं ना कहीं इस तरह की कंडीशंस में खुद को बेटर फील करेंगे। फोकस ऑन वेपनरी, ये चीज़ भी आपको निश्चित तौर पे अब देखने को मिलेगी कि अब जो कंट्रीज हैं, मैंने अभी बताया था कि अब वो अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करेंगी, वेपनरी पे अब उनका फोकस होगा। हो सकता है इससे उनकी कोई वेलफेयर स्कीम भी प्रभावित हो, क्योंकि वो उस बजट का कहीं अच्छा यूज भी कर सकती थी, लेकिन अब वो ना चाहते हुए भी वो अब डिफेंस पे उनको अपना फोकस करना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंसी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेपनरी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता वाली स्थिति में पहुंचना होगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अगर आती है आपके सामने वॉर वाली, तो वहां पे आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। गोल्स ऑन फ्यूचर वॉरफेयर, जो फ्यूचर वॉरफेयर है जिसकी अभी मैंने बात की, जीपीएस स्पूफिंग, एआई, एंड जो बहुत सारे नए नए तरीके के जो वॉरफेयर के टर्म्स हैं, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव वॉरफेयर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उस तरी वो जो एस्पेक्ट है वॉरफेयर का, उस पे भी अब कंट्रीज काम करेंगी और फोकस करेंगी, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी के समय में। साथ ही साथ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल, इसको निश्चित तौर पे अब कंट्रीज कम करने का प्रयास करेंगी। जो अदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, अब उस पे भी काम होगा, हो भी रहा है, लेकिन अब वो काम और इंक्रीज होगा, क्योंकि सभी को पता है कि अगर, क्योंकि ये रीजन हमेशा से प्रॉब्लम में रहा है और हमेशा से प्रॉब्लम में रहेगा। समय समय पे स्थितियां थोड़ी सी शांत हो जाती हैं, लेकिन चूंकि जो इतने पुराने समय से ये जो लड़ाई है ईरान की यूएसए से, आफ्टर ईरानियन रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं, क्योंकि ईरानियन रिवॉल्यूशन के पहले तो स्थिति ठीक थी, लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद की जो मैं बात बता रहा हूँ, तब से तो प्रॉब्लम बनी ही हुई है, कॉन्टिन्यू।
तो इस वजह से जो हमारे अदर जो ऑप्शंस हैं, जो अदर हमारे सेफ और जो जिससे हमारी अर्थ को भी कोई हार्म नहीं है, ऐसे जो हमारे ऑप्शंस हैं ईंधन के, फ्यूल के, वो उस ओर हमें स्विच करना होगा। और कंट्रीज जो उस पे काम कर भी रही हैं वो अब और बेटर तरीके से और बिल्कुल पावरफुल तरीके से उस पे काम करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने पूरा, जब मैंने इस पूरी वॉर की एनालिसिस की, समझा, तो मुझे यही समझ में आया कि ये लेसन्स तो निश्चित तौर पे सभी कंट्रीज को यहाँ पे लेने चाहिए। एक तो ट्रेड ट्रेड डाइवर्सिटी, ट्रेड में एक डाइवर्सिफिकेशन हो, focus on weaponry, self-dependency, goal on future warfares, different type of warfares and dependency on oil, इसको कम करना। तो ये 5 ऐसे पॉइंट हैं आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दिस होल वॉर, जिस पे कि जो कि लेसन्स हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज इसको समझ सकती हैं। और अब जब वो कंट्रीज पॉलिसीज बनाएंगी, अगर आप इंडिया की भी पॉलिसीज को समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा हमें एक एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी लॉन्ग वीडियो में इन सभी एस्पेक्ट पे डिटेल में बात की। तो फिर हम लोग नेक्स्ट किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक में फिर मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।